ठीक है, अगर जो है कॉज अक्यूट किडनी इंजरी का अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी है तो उसमें रिपेयर हो जाएगा, ट्यूबुलर रीजनरेशन हो जाएगी और ग्रेजुअल क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। सपोर्टिव केयर के साथ जो पेशेंट्स हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं उनको अच्छा चांस होता है कि वो अपना रीनल फंक्शन भी रिकवर कर लें। लेकिन सिंगल सिवियर एपिसोड अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी का जो है ना ऑल्सो रिजल्ट कर सकता है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर। उन लोगों में जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो उनकी कंप्लीट रिकवरी जो है वो लेस फ्रीक्वेंट है और वो आगे चले जाएंगे, प्रोग्रेशन हो जाएगी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में, जो कि अनफॉर्चुनेटली कॉमन है आजकल। दैट्स इट। अब इसकी समरी देख ले। हमने पढ़ा अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी के बारे में डिटेल में पूरा, कि अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी बहुत ही कॉमन फॉर्म होता है अक्यूट किडनी इंजरी का। तो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट की एब्नॉर्मलिटीज़ होती है पेशेंट को, एसिडोसिस हो जाता है, यूरीमिया, और याद रखिएगा फ्लूइड ओवरलोड के साइंस मिलते हैं, ऑफन ओलिगोयूरिया के साथ, यूरिन एब्सेंस ऑफ यूरिन के साथ। अब अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी जो है दो वजूहत की वजह से होता है। एक इस्कीमिक या टॉक्सिक इंजरी हो जाती है हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स की, और उसके साथ साथ उसको ना इंट्रा रीनल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसके नतीजे में उसका जीएफआर भी कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी भी ट्यूबल एपिथेलियल सेल्स की तरफ कम हो जाएगी। फिर हमने कहा कि अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी जो है वो कैरेक्टराइज होती है मॉर्फोलॉजिकली, कि इसमें इंजरी या नेक्रोसिस हो जाएगी ट्यूब्यूल्स के सेगमेंट्स की। टिपिकली सेगमेंट्स हमने कौन से देखे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ज़्यादातर अफेक्ट होता है, तो उनमें हमें प्रोटीनेशियस कास्ट भी मिलती हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, और इसके अलावा एटीआई में हमें इंटरस्टिशियल एडिमा भी मिलता है। दैट्स इट, ये भी कंप्लीट हुआ टॉपिक हमारा। अच्छा, तो पैथोमा से अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस समझने के लिए हमें पहले अक्यूट रीनल फेलियर को डिटेल में समझना होगा, जो कि हम उससे तो पढ़ के आए हैं बेसिक से और इरफान मसूद से, लेकिन हमने यहाँ पे ये कवर नहीं किया था, तो तकरीबन सेम ही होगा, बस यहाँ से हमने देख लेने हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है कि अक्यूट सीवियर डिक्रीज आ जाए रीनल फंक्शन में, तो इसका हॉल मार्क एजोटीमिया होता है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं। तो ये जो है हम BUN की मदद से और क्रेटिनिन की मदद से मेजर करते हैं। और इस तरह के पेशेंट को याद रखिएगा ओलिगोयूरिया होता है, यानी कि लो प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन, नो प्रोडक्शन, ठीक है। अब इस तरह के पेशेंट्स को साइंस एंड सिम्टम अक्यूट रीनल फेलियर के होते हैं, तो उनको हमने प्री रीनल, पोस्ट रीनल और इंट्रा रीनल एजोटीमिया में डिवाइड किया है। अब इसमें आप देखें, अगर देखें ये किडनी है और ये ब्लड वेसल है और ये यूरेटर है, तो जो ड्रेन कर रहा है किडनी को। अक्यूट रीनल फेलियर का एक वजूहत है कि अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो प्री रीनल एजोटीमिया हम इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अक्यूट रीनल फेलियर कैसे होगा, आउटफ्लो को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं, बैक प्रेशर जनरेट होगा जो कि जीएफआर को कम कर देगा और अक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा, तो उसको हम पोस्ट रीनल एजोटीमिया कहते हैं। और फाइनली अगर किडनी के अंदर कोई मसला है तो रीनल फेलियर होगा, तो उसको हम इंट्रा रीनल एजोटीमिया कहते हैं। तो अगर हम फोकस करें हर एक पे, सबसे पहले प्री रीनल एजोटीमिया होती है जब ब्लड फ्लो किडनीज की तरफ कम हो जाए, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो है बहुत ही कॉमन कॉज है अक्यूट रीनल फेलियर का। अब डिक्रीज ब्लड फ्लो से जाहिर सी बात है जीएफआर भी कम होगा, तो ब्लड कम जा रहा है तो फिर वापस भी जो है फ़िल्टर भी कम हो रहा है, जीएफआर भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, तो एजोटीमिया हो जाएगा और ओलिगोयूरिया भी हो जाएगा। जब पेशेंट को एजोटीमिया होता है तो उसको क्रिएटिनिन और BUN जो है ना राइज हो जाता है, तो हम रेशो यूज़ करते हैं ताकि हमें कॉज का पता चले। रेशो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कॉज क्या है एजोटीमिया का। तो अगर सीरम BUN का और क्रिएटिनिन का रेशो 15 से ज़्यादा है तो वो प्री रीनल एजोटीमिया होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्यूब्यूल है और इसमें BUN और क्रिएटिनिन दोनों हमारे ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है, तो नॉर्मली थोड़ा बहुत जो BUN है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, जबकि क्रिएटिनिन जो है वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो हमारा नॉर्मल BUN टू क्रिएटिनिन रेशो नॉर्मली होता ही 15 है। अब अगर प्री रीनल किसी पेशेंट को एजोटीमिया हुआ है, तो अगर उसका ब्लड फ्लो क्योंकि कम जा रहा है किडनी की तरफ, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके नतीजे में जो है एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होगा। अब रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन जो है वो किडनी में आएगा और वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम की, तो सोडियम के साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। अब वाटर के साथ साथ एडिशनल BUN वापस ब्लड में चला जाएगा, तो BUN टू क्रिएटिनिन रेशो जो है 15 से ज़्यादा हो जाएगा। ये इसकी मेन वजह है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब वापस आ जाएं, कह रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड और BUN जो है इंश्यू करेंगे और BUN क्रिएटिनिन का रेशियो 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो प्री रीनल एजोटीमिया में ट्यूब्यूल्स डैमेज नहीं होती, ठीक है, तो ट्यूबुलर फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। तो फीना यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द सोडियम जो है वो लेस देन 1% होगा, फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, ठीक है, कि मतलब ट्यूब्यूल्स जो है वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर पा रही हैं। और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी भी ग्रेटर देन 500 है, यानी कि ट्यूब्यूल्स में कैपेबिलिटी है कि ये कंसनट्रेट कर सकती हैं यूरिन को। अब अगर बात करें पोस्ट रीनल एजोटीमिया की, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है यूरिनरी ट्रैक की डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द किडनी। तो उसके नतीजे में अगर आउटफ्लो कम हुआ है तो बैक प्रेशर होगा और GFR कम हो जाएगा। देखिए अगर ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे ये ट्यूब्यूल बनाई गई है, अगर बैक प्रेशर आता है इस तरीके से और यहाँ से ग्लोमेरुलर प्रेशर पड़ रहा है, तो ये बैक प्रेशर ग्लोमेरुलर प्रेशर को कम कर देगा और फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, तो डिक्रीज आउटफ्लो हो और GFR जो है वो ही डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके नतीजे में एजोटीमिया होगा और वही ओलिगोयूरिया होगा। अब जो बहुत अर्ली स्टेजेस होते हैं पोस्ट रीनल एजोटीमिया के, उनमें ट्यूबुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जो कि BUN को वापस फोर्स करेगा कि वो ब्लड में वापस चला जाए। तो BUN टू क्रिएटिनिन रेशियो लेस देन 15 होगा, सॉरी मोर देन 15 होगा, ठीक है, वापस जा रहा है ना। अब देखिए ये वापस BUN है और क्रिएटिनिन है, क्योंकि बैक प्रेशर पड़ रहा है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब ये फोर्स करेगा इस एडिशनल BUN को कि ये वापस ब्लड में चला जाए। अब BUN टू क्रिएटिनिन रेशियो इसमें ग्रेटर देन 15 होता है पोस्ट रीनल में भी। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ट्यूबुलर फंक्शन इसमें भी इंटैक्ट है, तो फीना इसमें भी 1% से लेस होगी और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी 500 से। दोनों का मतलब है कि ट्यूब्यूल्स फंक्शन फाइन कर रही हैं, बिल्कुल सही है। अब अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो ट्यूब्यूल को डैमेज कर देती है। अब अगर ट्यूब्यूल डैमेज हो गई है तो BUN की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि BUN की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इंटैक्ट ट्यूब्यूल पर डिपेंड करता है कि वो इंटैक्ट होनी चाहिए। तो इसमें अब BUN और क्रिएटिनिन का रेशियो जो है 15 से कम हो जाएगा। देखिए आप वही एग्जांपल कि मतलब ये ट्यूब्यूल्स हैं और यहाँ पे उसकी एपिथेलियम जो उसको लाइन कर रही है, ये इंटैक्ट होनी चाहिए ताकि वो BUN रीअब्जॉर्ब हो। तो नॉर्मली तो रीअब्जॉर्ब होता है, तो 15 रेशियो होता है नॉर्मली। लेकिन अगर रीअब्जॉर्ब इतना नहीं हो पा रहा BUN क्योंकि वो डैमेज हो गई है, तो यहाँ पे अब रेशियो 15 से कम हो जाएगा। सेम टाइम ट्यूब्यूल्स डैमेज हो गई हैं तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे फीना जो है 2% से ज़्यादा हो जाएगी और यूरिन के कंसनट्रेशन की इनेबिलिटी हो जाएगी और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी भी 500 से कम हो जाएगी। अब हमें समझ आ गया प्री रीनल और पोस्ट रीनल एजोटीमिया। तो अब हम आ जाते हैं इंट्रा रीनल कॉज ऑफ एजोटीमिया, जो कि हमारा था अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, मेन टॉपिक जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंजरी और नेक्रोसिस हो जाती है हमारे ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स की। तो ये बहुत ही कॉमन कॉज है अक्यूट रीनल फेलियर का। अब ये इंजरी और नेक्रोसिस जो है ना, ये नेक्रोटिक सेल्स इसमें जो आके प्लग कर देंगे ट्यूब्यूल्स को, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी और GFR कम हो जाएगा और एजोटीमिया होगा। देखिए अगर ये ग्लोमेरुलस है फॉर एग्जांपल, ये फिल्टर करेगा ट्यूब्यूल के अंदर। अब ट्यूब्यूल्स की बात चल रही है कि ट्यूब्यूल्स को तो एपिथेलियल सेल्स लाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गई हैं और ये सेल्स डाई कर गए हैं। तो अब ये स्लोड ऑफ हो जाएंगे ट्यूब्यूल के अंदर, बाहर निकल आएंगे, सेल्स टूट जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये प्लग कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, तो बैक प्रेशर जनरेट होगा जो कि GFR बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। GFR एडिक्वेट नहीं बनेगा और ओलिगोयूरिया होगा और एजोटीमिया होगा। एक और क्लासिक हॉलमार्क जो इसमें हमें मिलता है वो है कि ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट हमें नज़र आती है यूरिन में। ये भी आपने याद रखना है कि देखिए ट्यूब्यूल है, एपिथेलियल सेल इसको लाइन कर रहे हैं, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में ये डाई कर जाते हैं ये सेल्स, तो ये ट्यूब्यूल के अंदर आ जाते हैं और उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। फिर ये कास्ट हो जाएंगे शेप ऑफ द ट्यूब्यूल में। तो जब ये यूरिन में आएंगे ना बाहर, तो हमें एक कास्ट ही नज़र आएगी और इसमें हमें इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल्स भी नज़र आ रहे होंगे जो कि कास्ट बना रहे हैं। अब क्योंकि एपिथेलियल सेल्स डेड हैं तो हमें ब्राउन और ग्रेनुलर नज़र आते हैं, तो ये इसका हॉल मार्क है, ब्राउन एंड ग्रेनुलर कास्ट। तो ये फिगर देखें, इसमें अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हमें हिस्टोलॉजिकल इमेज में नज़र आ रहा है। ये देखिए ये ग्लोमेरुलस है और ये दोनों ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये सारी नॉर्मल ट्यूब्यूल्स हैं। ये जो सेल्स हैं इनके न्यूक्लियाई हैं,
और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट हैं। तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में सेल्स डाई कर जाते हैं, तो उनका देखिए न्यूक्लियर लॉस हो जाता है। इसके साथ साथ हमें डिटैचमेंट सेल्स भी नज़र आ रहे हैं फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे स्लोइंग ऑफ द सेल्स हुई है ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो कि फिर कास्ट हो जाएंगे इन द शेप ऑफ द डर्टी ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट। प्लग कर देगी और बैक प्रेशर जनरेट होगा और जीएफआर कम हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में हमें डिसफंक्शनल ट्यूबुलर एपिथेलियम हो जाती है, यानी कि हम BUN को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो BUN और क्रिएटिनिन का रेशियो 15 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ अब ट्यूबुलर फंक्शन सही नहीं है तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, तो फीना जो है वो 2% से ज़्यादा होगी, और कंसनट्रेशन की भी एनेबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी लेस देन 500 रह जाएगी। अब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के दो हमने कॉजेज बेसिक में भी पढ़े, इस्केमिक और नेफ्रोटॉक्सिक। अब इस्केमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम पहुंची है तो उसकी ट्यूब्यूल्स की नेक्रोसिस हो जाएगी। तो अब हमारी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं ब्लड सप्लाई पे, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा काम जो करना पड़ता है, तो इसमें हमें बहुत सी ATP चाहिए होती है ट्यूब्यूल्स को, स्पेशली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को और मेडुलरी जो सेगमेंट है ना थिकस एंड लिम्फ का, उसको, ये इसीलिए ज़्यादा पार्टिकुलरली ससेप्टेबल होते हैं इस डिजीज़ में। इस्केमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में जो है ना प्री रीनल एजोटीमिया से ये प्रिसीड होती है, यानी कि अगर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो इसकी बहुत टाइम तक तो इस्कीमिया हो जाएगी, तो इस्कीमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें पीरी रीनल एजोटीमिया होता है। दूसरी जो नेफ्रोटॉक्सिक ATN है उसमें ना ट्यूबुलर जो एपिथेलियल सेल्स है उनकी नेक्रोसिस हो जाती है, तो इसमें कुछ टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, और उसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ज़्यादातर अफेक्ट होती है। अब कॉजेज़ पे आ जाए तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस नेफ्रोटॉक्सिक वाली क्यों होती है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की वजह से। हम पढ़ के आए हैं कि ये रीनल डैमेज करवाते हैं, फार्मा में हमने पढ़ा था। इसके अलावा लेड पॉइजनिंग से भी होता है। मायोग्लोबिन यूरिया जो क्रश इंजरीज वाले पेशेंट्स में, उनका मायोग्लोबिन ब्लड में रिलीज़ होगा और डैमेज कर देगा किडनी को, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा देगा। इथाइलिन ग्लाइकोल भी एग्जाम्पल है, क्योंकि ये असल में एंटी फ्रीज है जो कि एक्सीडेंटली कोई ले सकता है, बच्चा वगैरह। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसमें इसका ब्लू कलर होता है और मीठा होता है, तो ये जूस की तरह समझ के कोई पी भी सकता है, तो इसलिए एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है। वो लोग जो इथाइलिन ग्लाइकोल से एक्सपोज्ड होते हैं तो उनके यूरिन में ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई जो है इससे भी होती है, और यूरेट भी जो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवाता है। इसकी एग्जांपल है यूरेट नेफ्रोपैथी की, जो कि है वो पेशेंट जिनको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो जाए। फॉर एग्जांपल पेशेंट को जो है एक्यूट ल्यूकीमिया है और उसको हम कीमोथेरेपी से ट्रीट कर रहे हैं, तो वो कीमोथेरेपी जो है वो रैपिडली उसको मार सकती है, क्योंकि बहुत से सेल्स जो है उसके ब्लड में फ्लोट कर रहे होंगे। तो ये जो सेल्स हैं ये अब उनकी जो रैपिड जब डेथ होगी तो बहुत सारा न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज़ होगा जिसमें यूरिक एसिड है। अब वो यूरिक एसिड जाके उसकी किडनीज को डैमेज कर देता है बाय एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को अवॉइड करने के लिए हमें हाइड्रेट करना होगा पेशेंट को, ताकि उसमें फ़्लो अच्छा हो यूरिन में। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि यूरिक एसिड की जो फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब पेशेंट जिसको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है तो उसको ओलिगोयूरिया होगा, यानी कि उसकी किडनी जो है एडजेसेंट GFR नहीं बना पा रही ट्यूब्यूल्स में से। इसके साथ साथ उसमें ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट हमें मिलती है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी की। तो इसके अलावा BUN और क्रिएटिनिन उसका बहुत राइज कर जाएगा, एलिवेटेड होगा, क्योंकि GFR नहीं बन रहा तो उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो रही इस वजह से। और इसके अलावा उसको हाइपर कैलीमिया होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ। अब हाइपर कैलीमिया क्यों हो रही है? क्योंकि ना उसका रीनल एक्सक्रीशन पोटेशियम की जो ना कम हो गई है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए हो रही है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड उसके एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे, तो पीछे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, एनाइन गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस रिवर्सिबल भी होती है, यानी कि ट्यूबुलर सेल्स को एबिलिटी है कि ये रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन हाउ एवर ये ऑफन रिक्वायर करता है सपोर्टिव डायलिसिस, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है ये 18 के दौरान ये फैटल भी हो सकता है। अब ये याद रखिएगा, अगर ओलिगोयूरिया जो है ना ये परसिस्ट कर सकता है 2 से 3 हफ्ते बिफोर रिकवरी के। ठीक है, अब इसकी वजह यह है कि जो ट्यूबुलर सेल्स हैं, स्पेशली जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल के सेल्स हैं, ये स्टेबल सेल्स होते हैं। और हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया जनरल पैथोलॉजी में
कि स्टेबल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको एबिलिटी होती है कि वो री एंटर कर सकते हैं सेल साइकिल में, लेकिन करंटली आउट ऑफ द सेल साइकिल होते हैं, तो इनको टाइम चाहिए होता है कि ये वापस री एंटर करें सेल साइकिल में और रीजनरेट करें। ठीक हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट कॉज इंट्रारीनल एजोटीमा क्या है? एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। एक और इम्पॉर्टेंट कॉज एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी एक कॉज है एक्यूट इंट्रारीनल एजोटीमिया का। ठीक है, ये कॉज है। तो ये इंटरस्टिशियल जो लफ्ज़ है ये अप्लाई करता है कि मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो है ना ट्यूब्यूल्स के दरमियान का, वो इसमें इन्वॉल्व होता है, ट्यूब्यूल्स के दरमियान वाला, तो उसकी इन्फ्लामेशन होगी। असल में ये एक ड्रग इंड्यूस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ही होता है इंटरस्टिशियम का, और ये ट्यूब्यूल्स तक भी स्प्रेड कर सकता है, और इसके नतीजे में क्या होगा कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी। जो कॉज इसका है ज़्यादातर याद रखिएगा एनसेड्स, डायूरेटिक और पेनिसिलिन। यहाँ पे ये इमेज है जिसमें हाईलाइट हुआ है आइडिया कि ये देखिए ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही है हमें, ट्यूब्यूल्स बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे देखें ये इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट हमें नज़र आ रहा है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंटरस्टिशियम में बिटवीन द ट्यूब्यूल्स। तो ये जो इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट है ये एक्यूट रीनल फेलियर करवा देता है। अब इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें ओलिगोयूरिया होगा पेशेंट को, फीवर होगा, रैश जो कि डेज टू वीक्स आफ्टर स्टार्टिंग द ड्रग उसको अपीयर होगा। अब बहुत सा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो फाइंडिंग हमें मिलती है वो है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में कि हमें यूज़िनोफिल्स मिलते हैं, यूरिन के अंदर भी मिल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो ये रिजॉल्व कर जाएगा जैसे ही ड्रग जो है वो लेना बंद करेंगे। ये आगे जाके रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस भी करवा सकता है। ठीक है, अब रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस क्या है इसकी डिटेल देखें कि जो रीनल पेपिला होते हैं ना उनकी नेक्रोसिस हो जाएगी। अब ये ग्रॉस हेमेचूरिया के साथ प्रेजेंट करता है, यानी पेशेंट को ग्रॉस हेमेचूरिया होगा, ब्लड इन द यूरिन, और उसको फ्लैंक पेन भी होता है इस कंडीशन में। अब क्यों होता है रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस? कॉजेज याद रखिएगा कि अगर क्रोनिक एनाल्जेसिक का अब्यूज़ किया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे लॉन्ग टर्म फेनासिटिन या एस्प्रिन यूज़ की जाए, एसिटामिनोफेन या फिर एस्प्रिन, इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से, सिकल सेल ट्रेट या डिजीज़, या सिवियर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से। तो यहाँ पे हमने सारा सेक्शन कर लिया एक्यूट रीनल फेलियर का। इरफान से भी लास्ट अब देख लें, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस बहुत ही कॉमन कॉज है एक्यूट रीनल फेलियर का। क्यों होता है? जब ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए। दो टाइप्स हमने पढ़ी, इस्कीमिक और नेफ्रोटॉक्सिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इस्कीमिक वाली जो है उन कंडीशन से होती है जिसमें हाइपोवोलीमिया हो जाए, जैसे हाइपोटेंशन, शॉक, हेमरेज, हार्ट फेलियर। नेफ्रोटॉक्सिक होती है जब ना मल्टीट्यूड ऑफ ड्रग्स जो है करवाती हैं, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड, हैवी मेटल, कंट्रास्ट डाइज, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इस्कीमिक वाली ज़्यादातर हमारा स्ट्रेट जो पोर्शन होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का उसको, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले को अफेक्ट करेगी। नेफ्रोटॉक्सिक वाली ज़्यादातर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के भी स्ट्रेट पोर्शन को अफेक्ट करती है। तो इस्कीमिक वाले में क्या होता है, फोकल ट्यूबुलर एपिथेलियल नेक्रोसिस होती है और उसमें लार्ज स्किप एरियाज बन जाते हैं। जबकि नेफ्रोटॉक्सिक में क्या होता है कि डिफ्यूज ट्यूबुलर एपिथेलियल नेक्रोसिस होती है और इसमें कोई भी स्किप एरिया नहीं बनता। अब इस्कीमिक वाले में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जाती है, नेफ्रोटॉक्सिक में बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट होती है। अब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का क्लिनिकल कोर्स कैसा है कि सबसे पहले इनिशिएशन फेज़ होता है जो 36 घंटों तक लास्ट करता है। इसमें ना स्लाइड सा डिक्लाइन आएगा यूरिन के आउटपुट में और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। दूसरा उसके बाद मेंटेनेंस फेज़ आता है जिसमें ओलिगो यूरिया जो है वो रेज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के साथ होगा। पेशेंट को हाइपर कैलीमिया भी हो जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि उसके ये एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही इन चीज़ों की। फिर रिकवरी फेज़ आता है जिसमें उसका यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है और हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, हाइपर से अब वापस हाइपोकैलीमिया हो जाएगा और इन्फेक्शन की तरफ उसकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी रिकवरी फेज़ में। दैट्स इट, यहाँ पे हो गया हमारा ये कंप्लीट एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, बल्कि पूरा हमने ट्यूबुलर और इंटरस्टिशियल डिजीज़ेस कवर कर ली। अब चलते हैं रॉबिन्स बेसिक में इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे जो कि है डिजीज़ेस इन्वॉल्विंग ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसमें हम नेफ्रोस्क्लेरोसिस करेंगे डिटेल में, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज़। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं डिजीज़ेस इन्वॉल्विंग द ब्लड वेसल्स का ओवरव्यू। तो नियरली सारी डिजीज़ेस किडनी की हमारी रीनल ब्लड वेसल्स को सेकेंडरीली जाके अफेक्ट करती हैं, सेकेंडरीली। अब सिस्टेमिक जो वास्कुलर डिजीज़ेस हैं जैसे कि कुछ फॉर्म्स वास्कुलाइटिस की,
आल्सो हमारी रीनल ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करती हैं और ये ऑफन क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी हमारे रीनल फंक्शन में। इसके बरक्स देखें तो किडनी ना इंटीमेटली इन्वॉल्व होती है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ बोथ एसेंशियल और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसी किडनी की ही वजह से होता है, इन्वॉल्व होती है इसमें। अब ये सेक्शन जो है ना कवर करेगा वो रीनल लेजन्स जो कि एसोसिएटेड होती हैं हाइपरटेंशन के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे डिटेल में नेफ्रोस्क्लेरोसिस। देखिए नेफ्रोस्क्लेरोसिस रेफ़र करता है कि स्क्लेरोसिस हो जाए हमारी स्मॉल रीनल आर्टरीज़ की और आर्टीरियोल्स की, इनकी स्क्लेरोसिस हो जाए जो कि स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है हाइपरटेंशन के साथ। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिक एल्ट्रेशंस आ जाती हैं ना स्मॉल आर्टीरियोल्स में, उनको हम कहते हैं हाइलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। जबकि आर्टरीज जो हमें फाइब्रस इंटिमल और मीडियल थिकनिंग शो करेंगी तो वो रिजल्ट करेंगी इन द ल्यूमिनल नैरोइंग, यानी उनका जो लूमेन है वो फाइब्रस इंटिमल और मीडिया की थिकनिंग की वजह से लूमेन नैरो हो जाएगा, इंटीमा फाइब्रस हो जाएगी और मीडिया थिकन। अब जो वास्कुलर चेंजेस हैं ये इस्कीमिया करवा सकते हैं, करवाएंगे इस्कीमिया, जो आगे जाके कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ट्यूबुलर एट्रोफी, फोकल ग्लोबल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस करवा देगा, इस्कीमिया की वजह से ये सब होगा। अब कुछ डिग्री की नेफ्रोस्क्लेरोसिस जो है ना अल्बेट माइल्ड प्रेजेंट होती है उन लोगों में जो कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी इस तरह की लेजन्स बढ़ जाती हैं किसी भी एज में जब हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज़ प्रेजेंट हो, तो इस तरह की लेजन्स जो है ना ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती हैं और सीवियर किस्म की होती हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ अगर हो तो। ऑफ नोट बहुत सी रीनल डिजीज़ जो हैं वो हाइपरटेंशन करवाती हैं जो कि इन टर्न नेफ्रोस्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड है। थस रीनल लेजन सुपर इम्पोज हो जाती है बाकी प्राइमरी किडनी डिजीज़ के ऊपर। अब हम इसके पैथोजेनेसिस को समझते हैं कि ये कैसे होता है नेफ्रोस्क्लेरोसिस। तो देखिए आर्टीरियल जो लेजन्स हैं एसोसिएटेड विद द हाइपरटेंशन वो असल में रिजल्ट करती हैं मेनली एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से, यानी एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है उसकी वजह से और प्लेटिलेट की एक्टिवेशन की वजह से जो है हाइपरटेंशन होती है। और ये हाइपरटेंशन जो है यानी इसकी वजह जो है इसी तरह की ये आर्टीरियल लेजन्स हैं, एंडोथेलियल का डिसफंक्शन होता है ना, प्लेटिलेट की एक्टिवेशन। अब दो जो ये प्रोसेसेस हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं आर्टीरियल लेजन्स ऑफ द नेफ्रोस्क्लेरोसिस में। कौन से दो प्रोसेसेस हैं? एक तो मीडिया की और इंटिमल थिकनिंग हो जाती है। क्यों होती है? हीमोडायनेमिक चेंजेस के रिस्पॉन्स में, एजिंग की वजह से, जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से या किसी और कॉम्बिनेशन इनके मीडिया की और इंटिमा की थिकनिंग। दूसरा क्या होता है? हाइलिनाइजेशन हो जाती है आर्टीरियोलर वाल्स की। क्यों हाइलिनाइजेशन हो रही है? प्लाज्मा जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो हमारी इंजर्ड एंडोथेलियम में से एक्स्ट्राविजेट होके बाहर आ जाते हैं। इंजर्ड एंडोथेलियम में एक्स्ट्राविजेट हो जाते